नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, डीएसपी रेडियो के लिए मैंने एमसीक्यू सीरीज चालू की है यूट्यूब पे, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा और बढ़िया से एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके पहले दोस्तों, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे बहुत सारे कोर्सेस। डीएसपी रेडियो का भी कोर्स चल रहा है, जो कि भारी भरकम छूट पे चल रहा है। जी हाँ, अभी डीएसपी रेडियो के कोर्स में 2500 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, जिसमें एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ सब कुछ इंक्लूड रहेगा। तो अभी जाके आप क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9806883688 पे, और अभी कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको कोई डाउट लगता है रिगार्डिंग कोर्स या फिर कोई क्वेश्चन में, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। यहां पर प्रश्न दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट इंटेक्चर एमपी डेफिनेशन इज गिवन इंडिकेटिंग, यानी कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन साहित्य में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए परिभाषा दी गई है। तो ये कौन सा है, ये है हमारा ए ऋग्वेद जो है। यहां पर इसको जो है इंगित करते हुए इस प्रकार से बताया गया है। डिटेल हम देख लेते हैं। आचार्य मनु ने अपनी प्रसिद्ध कृति मनुस्मृति, तो एक प्रश्न यहीं से बन गया कि मनुस्मृति जो है इसके रचयिता कौन है। आप सभी बोलेंगे कि कितना बेसिक क्वेश्चन है, ये तो हर किसी को पता है, लेकिन कई बार इन्हीं बेसिक क्वेश्चंस को गलत करके हम जो है ना केवल कंपटीशन से बल्कि एग्जाम से ही बाहर हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा, इस प्रकार से परिभाषित किया है, वो हिमालय और विंध्याचल के बीच का हिस्सा और विंशन यानी कि वह प्रदेश जहां सरस्वती नदी का लोप हुआ है के पूर्व में है तथा प्रयाग के पश्चिम में है, वह मध्य प्रदेश कहा गया है। पूर्व और पश्चिम के सागरों तक विस्तृत है ये वह क्षेत्र जो इन दोनों पर्वतों हिमालय और विंध्याचल के बीच में है, उसे विद्वान लोग आर्यावर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विद्वान लोग आर्यावर्त कहते हैं, जो कि हिमालय और विंध्याचल के बीच में जो है अवस्थित है, जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है। तो प्रश्न जो था हमारा पहला, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद में जो है आपका जो है मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए जो है परिभाषा यहां पर दी गई है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का उल्लेख निम्न में से किन रूप में मिलता है या किस रूप में मिलता है? एक स्थलबद्ध राज्य के रूप में, देश के हृदय प्रदेश के रूप में, दक्षिणापथ तथा रेवोत्तर के रूप में, किस रूप में मिलता है? तो बिल्कुल आप सभी इसका आंसर जो है सोच पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये एक स्थलबद्ध राज्य है। स्थलबद्ध राज्य से हमारा आशय यहां पर क्या हुआ? अगर हम मध्य प्रदेश को देखें तो हमारा मध्य प्रदेश जो है इसकी सीमा ना तो किसी समुद्री सीमा को टच करती है, ना ही हमारे मध्य प्रदेश की सीमा किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करती है। पूरी तरह से ये भू आवेष्टित राज्य है, स्थलबद्ध हमारा मध्य प्रदेश है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देश का हृदय प्रदेश जो है इसकी संज्ञा भी हमारे मध्य प्रदेश को ही दी गई है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश को दक्षिणापथ और रेवोत्तर के नाम से भी यहां पर जाना जाता है। तो उपरोक्त सभी रूपों में जो है क्या है, मध्य प्रदेश को यहां पर देखा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश जो है इन सभी नामों से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। हु नेम्ड मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश जो है इसका नामकरण किसने किया था? इसका नामकरण जो है ये किसके द्वारा किया गया था? बहुत एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई मध्य प्रदेश का नाम जो है ये मध्य प्रदेश को नाम किसने दिया? तो आप सभी को पता है कि हमारे जो देश के अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इनके द्वारा हमारे मध्य प्रदेश को क्या नाम दिया गया? मध्य प्रदेश जो है इनके द्वारा यह नाम पुकारा गया, इनके द्वारा, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन भी है हमारे सामने, और बहुत मैं थोड़ा कथन और कारण वाले प्रश्न भी आपके लिए लेकर के आऊंगा, ताकि उन्हें देख करके भी आप जो है समझ सके कि हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। अगला है,
मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? क्या पूछ रहा है? भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, अगर हम जियोलॉजिकल पॉइंट से देखें तो हमारा मध्य प्रदेश जो है वो किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का, विंध्यन शैल का, दक्कन ट्रैप का, या फिर इनमें से कोई नहीं? आप सभी को पता है कि हमारा मध्य प्रदेश जो है ये क्या है? ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का पार्ट है। देश का हृदय स्थल कहा जाने वाला मध्य प्रदेश। अगर हम बात करें तो गोंडवाना लैंड जो भू संतति है इसका भाग रहा है। पश्चिमी भूभाग की ओर विंध्यन और शैल समूह जो है ये दक्कन ट्रैप भी यहां पर स्थित है। तो जब आपने वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़ी है तो उसमें आपने जब पृथ्वी पढ़ी है तो गोंडवाना लैंड, अंकारा लैंड जो है ये आपने पढ़ा है ना? तो उसी में से जो गोंडवाना लैंड है उसका भाग है कौन? हमारा मध्य प्रदेश। तो हमारा करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा ए, यानी कि गोंडवाना लैंड। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों, क्या पूछ रहा है हमसे कि भौगोलिक दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है ना? यहां पर क्या पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम द जियोग्राफिकल पॉइंट व्यू इन कंस्ट्रक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज नॉट करेक्ट। जो आपका पूछ रहा है कि सही नहीं है, तो सबसे बड़ी गलती हम एग्जाम में यही कर देते हैं कि हम क्या करते हैं, हमने ये देखा कि भाई यहां पर सही है और सही नहीं है। आप जब अपना एग्जाम देकर के आते हो तो आप जो है जब अपना प्रश्न मिला रहे होते हो तो उसमें आप देखते हो कि आपने ये तो देखा ही नहीं कि यहां पर नहीं लिखा था, और आपने उस नहीं के हिसाब से वो आंसर दे करके आ गए और आपका वो क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इस चीज को समझना कि प्रश्न जो है इसको सबसे पहले हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि क्या जिस प्रश्न का उत्तर हम देने जा रहे हैं उस प्रश्न को हमने अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। यही हमारे लिए सबसे बड़ा टारगेट हो जाता है यहां पर। तो यहां पर पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन जो है मध्य प्रदेश के बारे में सही नहीं है ना? तो भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश देश का 9.38% भाग अपने पास में रखता है। प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है और मध्य प्रदेश की सीमा जो है ये 5 राज्यों को स्पर्श करती है। चलिए लाइन बाय लाइन हम इसको डिकोड करते हैं। तो आप सभी को पता है कि 1 नवंबर 2000 क्या 1 नवंबर सन 2000 को क्या हुआ? मध्य प्रदेश जो है इसका क्या कर दिया गया? विभाजन कर दिया गया। 2 नए, या आप कह सकते हैं कि एक बड़े राज्य से अलग करके एक नया राज्य जो है ये अस्तित्व में आया, जिसे आप छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं, जो कि कभी मध्य प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए, प्रश्न बन जाए कि 1 नवंबर 2000 से पहले, या इस प्रकार का प्रश्न भी बन सकता है आपके सामने कि आपका जो अविभाजित मध्य प्रदेश रहा है इसका क्षेत्रफल क्या रहा है, या अविभाजित मध्य प्रदेश के बारे में आपसे जो है प्रश्न बन सकते हैं। और बिल्कुल ये प्रश्न बने हैं। तो जब छत्तीसगढ़ का बंटवारा नहीं हुआ था तब मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। क्या हुआ करता था? देश का सर्वाधिक क्षेत्रफल रखने वाला राज्य हुआ करता था। लेकिन जब छत्तीसगढ़ बन गया तो इसके बाद में सेकेंड नंबर पर आ गया हमारा मध्य प्रदेश, जिसकी अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 3,08,252, या कहीं कहीं आप जो है इसको 45 भी देखने को मिलता है। क्या मिलता है? 45 भी देखने को मिलता है यहां पर, क्योंकि ये जो आपका 7 वर्ग किलोमीटर है, क्या है? 7 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है ये छत्तीसगढ़ के साथ में हमारा किरार घाटी विवाद है। क्या है? किरार घाटी विवाद है। ये भी आपसे प्रश्न जो है परीक्षा में बना हुआ है। क्या है कि ये जो आप कई बुकों में आप पढ़ते हैं, कई बुकों में आपने पढ़ा है कि वहां आपको 252 भी मिल जाता है और कई बुकों में आपको 45 भी मिल जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई ये जो आपका डिस्प्यूटेड एरिया है ये किरार घाटी विवाद की वजह से है। इसके अलावा 9.38% भाग जो है हमारा
मध्य प्रदेश संपूर्ण देश का रखता है। 32,87,263 हमारा जो है भारत का जो है क्षेत्रफल है, उसका 9.38% भाग हमारा मध्य प्रदेश रखता है। और प्रदेश की दक्षिणी सीमा जो है चंबल नदी बनाती है। तो ये जो कथन है आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी नहीं बनाती है। चंबल नदी जो है ये मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। क्या करती है? मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है चंबल नदी, ना कि आपकी चंबल नदी दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। अब वहीं बात करें तो आप सभी को पता है कि हमारा मध्य प्रदेश जो है इसकी सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है। तो उत्तर में उत्तर प्रदेश हो गया, दक्षिण में महाराष्ट्र हो गया, पश्चिम की अगर हम बात करें तो पश्चिम में हमारा जो है उत्तर पश्चिम में अगर हम बात करें तो राजस्थान हो गया, दक्षिण पश्चिम में अगर हम बात करें तो गुजरात हो गया, और वहीं हमारा छत्तीसगढ़ जो है ये पूर्व से मध्य प्रदेश को टच करता है। तो यहां पर हमारे मध्य प्रदेश की सीमा जो है 5 राज्यों को स्पर्श करती है। कितने? 5 राज्यों को स्पर्श करती है। तो यहां पर जो हमारा सा कथन है ये असत्य है, क्योंकि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण जो है ये ताप्ती नदी के द्वारा किया जाता है, जो कि दक्षिणी मध्य प्रदेश में ही एक जिला है हमारा बैतूल जिला, यहां से ये निकलती है। कहां से निकलती है? बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से जो है इस नदी का उद्गम होता है। क्या होता है? इस नदी का उद्गम होता है। जबकि चंबल नदी उत्तरी सीमा बनाती है। शेष कथन सही है। दूसरा बड़ा राज्य है, 9.38% भूभाग पर, माफी चाहूंगा 9.38% भूभाग पर जो है हमारा मध्य प्रदेश विस्तृत है संपूर्ण देश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है? तो भाई ये प्रश्न जो है आपसे बन जाता है ना। जैसे आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है ना, और फिर आपसे पूछ लेता है कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। हालांकि भाई कंफ्यूजन है, बुकों में भी कंफ्यूजन है कि भाई पूरी तरह से पश्चिमी कौन सा है और पूरी तरह से पूर्वी। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो सीधी सिंगरौली है हमारा, है ना, सीधी सिंगरौली वाला, और इधर से हम अलीराजपुर को ले लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले सूर्योदय कहां पर होगा? ये प्रश्न भी आपसे बना है। तो भाई पूर्वी, तो जो हमारे पूर्वी जिले हैं यहां पर पहले सूर्योदय होगा। सूर्य की किरणें अलीराजपुर तक पहुंचने में थोड़ा सा समय लगेगा, है ना, और वही कितना समय लगेगा ये यहां पर पूछ रहा है। तो ये जो है आपका लगभग 34 मिनट का अंतर हो जाएगा। कितने मिनट का? 34 मिनट का यहां पर अंतर होता है। ठीक है, ये जो है जब आप पृथ्वी जो है इसका भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि आपकी जो है जो 360 डिग्री होती है, जब उसको विभाजित करते हैं और फिर इसके बीच का आप जो है देशांतर जो है इसके बीच का अंतर जो है आप ज्ञात करते हैं, तो आप जो है इसको पा सकते हैं। अगर आपको मध्य प्रदेश का जो आपका ये भौगोलिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश जो है आप इसको अगर याद किए हैं तो उसके बीच का डिफरेंस निकाल करके भी आप ये अंतर ज्ञात कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो 34 मिनट जो है ये हमारा यहां पर अंतर होता है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला प्रश्न कि किस संघ समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं? इनमें से कौन से संघ समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश से नहीं मिलते हैं? तो पुराण संघ, आर्य समूह, द्रविड़ समूह या फिर धारवाड़ समूह। तो द्रविड़ समूह जो है ये हमारे मध्य प्रदेश में इसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं, बाकी सभी के साक्ष्य जो है मिलते हैं। द्रविड़ संघ जो है इसके कोई भी साक्ष्य जो है हमारे मध्य प्रदेश से प्राप्त नहीं हुए हैं। और ये जो प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं से ही पूछे गए प्रश्न है। किसी ना किसी परीक्षा में ये प्रश्न आए हुए हैं जो पूछे गए हैं, जिसकी सीरीज हम आपके सामने यहां पर लेकर के आए हैं। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है? तो अरावली जो है प्यारे साथियों, अगर आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि विश्व के सबसे पुराने पर्वत शिखरों में से कौन है, सबसे पुराने पर्वत शिखरों में से एक पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये हमारा अरावली माउंटेन भी है ना। आज जैसे हिमालय को आप देखते हैं ना, हिमालय अभी बिल्कुल एकदम जवानी में है। ठीक है, तो इसीलिए
आपको आज हिमालय में ही विश्व की सबसे ऊंची चोटियां जो है ये देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर हम अरावली की बात करें तो अब ये इसमें जो है ह्रास शुरू हो गया है, ये जो है अब अपने उसकी ओर है। अगर हम बात करें तो एक आपकी यहां पर जगह है जिसका नाम है धूपगढ़। क्या नाम है? माफी चाहूंगा, गुरु शिखर। ये जो है आपके राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई जो है 1750 मीटर है ना। तो ये अरावली की ही सबसे ऊंची श्रेणी है। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है? बघेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी, मालवा या फिर बुंदेलखंड का पठार। तो अगर आप मध्य प्रदेश को भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छे से समझते हैं या बहुत अच्छे से आप जो है मध्य प्रदेश को यहां पर जानते हैं कि ये वाला जो हमारा रीजन है वो क्या कहलाता है, ये रीजन क्या कहलाता है, ये रीजन क्या कहलाता है, ये रीजन क्या कहलाता है, तो आप जो है बहुत अच्छे तरीके से इसके आंसर जो है समझ सकते हैं और कॉमन सेंस से जो है आप इसके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि ये जो हमारा मालवा है, क्या है? मालवा का पठार जो है इसी के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में क्या फैली हुई है? अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। और सबसे ऊंची चोटी इसकी क्या है? सबसे ऊंची चोटी इसकी गुरु शिखर है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मालवा प्लेटू, या जिसे आप मालवा का पठार भी कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती हैं? क्या पूछ रहा है? आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती है? गोंडवाना शैल समूह के रूप में, बाघ सीरीज एवं लमेटा सीरीज के रूप में, सौसर एवं सिकोली सीरीज के रूप में, या फिर पोर्सनेलाइट एवं हार्नस्टोन के रूप में पाई जाती है? थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग प्रश्न है, कठिन प्रश्न है ना, हमारा दिमाग घुमाने वाला प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों को भी जो है आसानी से हल किया जा सकता है प्यारे साथियों, है ना। देखते हैं, डिटेल देख लेते हैं इसकी। तो आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में गोंडवाना शैल समूह के रूप में पाई जाती हैं। आर्य समूह की चट्टानें जलज प्रकार की है क्योंकि इनकी उत्पत्ति जलीय क्षेत्रों में अवसाद के निक्षेपण के कारण हुई है, जबकि क्रिटेशियस काल की चट्टानें बाघ सीरीज एवं लमेटा सीरीज के रूप में पाई जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा, जब हम यहां पर चट्टानें जो हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं इनका जो है हमें विस्तृत तौर पे अध्ययन करना होगा। इसके लिए जो है डिटेल्ड क्लास हमें चाहिए है जिसमें हम इसका अध्ययन करेंगे। हालांकि अगर हम बात करें कि आर्य समूह की चट्टानें जो है मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती है, तो गोंडवाना शैल समूह के रूप में जो है आर्य समूह की चट्टानें हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, अब ये चिल्पी श्रेणी क्या होती है, इसके अलावा बाघ सीरीज, लमेटा क्या होती है, सौसर, सिकोली, पोर्सनेलाइट, हार्नस्टोन, ये सारी चीजें क्या होती है, ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा, जो कि हमारे एमपीपीएससी में अगर मैं बात करूं तो मेंस का पार्ट है ना, वहां पर हमें इसको जो है देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा आज का देखते हैं। चलिए, तो मध्य प्रदेश का विस्तार जो है ये यहां से प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है? वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति आपकी क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक, 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर तक, या फिर उपरोक्त आ और बा दोनों, या फिर केवल आ बस सही है। तो आप सभी को ये क्वेश्चन का आंसर तो बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारा मध्य प्रदेश जो है, अगर हम बात करें इसकी, तो यहां पर मैं आपके सामने एक मैप बनाता हूं। इस मैप की सहायता से हम इसको समझते हैं। ठीक है, कि देशांतर क्या होता है और अक्षांश क्या होता है, इसको हम यहां पर देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो है आप सभी को पता है, ये हमारी जो अर्थ है इसको हम अर्थ मान लेते हैं, और ये जो हमारी अर्थ है इसमें ऐसी ऐसी रेखाएं हैं, इसको हमने जो है 360 में बांटा हुआ है, और इसी प्रकार से हमारी इस तरह की रेखाएं हैं, है ना। ये जो है
ये आपकी क्या है जो लेटी हुई है, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है अक्षांश। और ये जो आपकी सीधी वाली हैं इन्हें बोला जाता है क्या, देशांतर। क्या बोला जाता है, देशांतर। ठीक है, संधि विच्छेद करेंगे तो आप पाएंगे कि देशांतर यानी देश का अंतर, देशों में अंतर जो है क्या है, ये तो इसी तरीके से पता चलेगा, है ना। तो ये हमारे मध्य प्रदेश से निकली हुई क्या है, ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं जो मध्य प्रदेश से निकली हुई है। और ये मध्य प्रदेश से निकली हुई क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं, है ना। तो ये जो है आपका, अगर हम बात करें अक्षांश की, तो हमारा मध्य प्रदेश जो है 21 डिग्री 6, कितना, 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। यानी पृथ्वी पर हमारे मध्य प्रदेश की लोकेशन क्या है, अगर ये हमें जानना है ना तो हम इस माध्यम से जान सकते हैं। 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश, है ना, उत्तरी अक्षांश। और उसमें भी हमारा हमारा भारत जो है वो इस वाले पोर्शन पे आएगा, उत्तरी एरिया पे आएगा यहाँ पर, तो इसलिए इसे उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश जो है, ये भारत जो है ये कहां पर है, पूर्व में है, तो यहां पर हमारी ये देखिए, ये आपका जो है पूर्वी देशांतर की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा मध्य प्रदेश जो यहां से शुरू होगा तो ये कितना हो जाएगा, 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से हमारा यहां 82.48 पूर्वी देशांतर। तो ये हमारा क्या है, मध्य प्रदेश की अवस्थिति है इस पृथ्वी पर। कहां पर, इस पृथ्वी पर हमारे मध्य प्रदेश की अवस्थिति क्या है, वो ये है। ठीक है, चलिए पूर्वी देशांतर तक, ये वाली जो देशांतर है, ये जो हमारे मध्य प्रदेश को यहां से टच करके जाएगी ना, ये जो यहां से टच करते हुए जा रही है, ये है हमारा 82। और ये जो हमारे मध्य प्रदेश को इधर से टच करते हुए, ऊपर से टच करते हुए जा रही है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर से 74.9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 74.9 हो जाएगा। और ये वाली जो है जो मध्य प्रदेश को यहां से जा रही है वो हमारी हो जाएगी 82.48 पूर्वी देशांतर। पूर्व में अवस्थिति है इस वजह से इसे पूर्वी देशांतर। और ये जो अक्षांश है यानी कि ये वाला जो पार्श, ये जो है ये हमारा मध्य प्रदेश का जहां से टच होके जा रही है वो, और ये जो हमारे मध्य प्रदेश को सबसे नीचे जो पोर्शन टच करके जा रही होगी वो ये हो जाएगी, है ना। तो यहां हम देखते हैं, ऊपर हमारा क्या हो गया 21, तो यहां से नीचे आया तो 26 हुआ। इधर से हमारा क्या है, इधर से हमारा 74 है, अब हम इधर गए तो ये 82 हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इसके बीच का अंतर जो है ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे कि ये अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं आपके, है ना। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है ये क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।